हेलो बच्चों, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? इसका हिंदी मीनिंग होता है रुकावट, हिंड्रेंस, या हम कहें कि चलते रास्ते में कोई दिक्कतें आ गई तो उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस डेवलप कर लेना, जैसे भी करंट फ्लो करता है तो उसको अगर हम डेफिनेशन की फॉर्मेट में लिखें, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर by virtue of it, the property of a conductor which opposes the flow of electrons, ठीक है, which opposes the flow of electric current, the property of a conductor which opposes the flow of electric current, which opposes the flow of electric current is called resistance. इलेक्ट्रिक करंट के बहते हुए को रोकना, कुछ ना कुछ तो होता ही है कि 100% तो कोई भी कंडक्टिंग वायर जो होता है 100% इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, हर किसी में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ज़रूर होता है। इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब देखिए बच्चों, रेजिस्टेंस जो है उसको डिराइव किया था ओम्स लॉ से। तो V बराबर हम लेकर आए थे आई आर, एंड R इक्वल्स टू आया था V अपॉन I। तो R यानी रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू V अपॉन I, और SI यूनिट जो रेजिस्टेंस की थी वो जो है वो है ओम। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? ओम। और इसका सिंबल होता है ये, इसको हम कहते हैं ओमेगा। दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, और इस सिंबल का नाम क्या है बच्चों? ओमेगा। इस सिंबल का नाम है ओमेगा। तो रेजिस्टेंस क्या है? वो प्रॉपर्टी किसी कंडक्टर की जिसकी वजह से करंट के फ्लो में रुकावट आए, या विच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम रेजिस्टेंस कह रहे हैं। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या निकला? R बराबर V अपॉन I, एंड SI यूनिट क्या है? ओम, और इसका सिंबल क्या है? SI यूनिट का सिंबल क्या है? ओमेगा। ओमेगा को हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। रेजिस्टेंस जो है बच्चों ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं। चलिए अब बात करते हैं हम, रेजिस्टेंस जो है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इससे बहुत कुछ आपका न्यूमेरिकल्स जब सॉल्व करोगे ना तो इस पे बेस्ड बहुत सारी चीजें आपको आनी चाहिए। चलिए, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। फैक्टर्स, ठीक है। नंबर 1 फैक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर। लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर। कंडक्टिंग वायर की लेंथ पर रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। अगर लेंथ जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस भी उतना ज्यादा होगा। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ। अगर लेंथ को आपने डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? डबल। लेंथ को आपने हाफ कर दिया तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? हाफ हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकेंड चीज बात करते हैं हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सबसे पहले तो हम ये समझे कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है। जो भी वायर होती है बच्चों, उस वायर को हम ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि सपोज करो ये एक वायर है, तो वायर का जो ये वाला पोर्शन है ये क्या है? एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसको हम इसका ये सर्कुलर है तो इसका एरिया हम किस फॉर्मूला से निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर से। तो इसका एरिया किससे निकला? पाई आर स्क्वायर से निकला। तो जिसकी रेडियस ज़्यादा तो उसका एरिया भी क्या? ज़्यादा। जिसकी रेडियस कम उसका एरिया भी क्या? कम। अगर अब जैसे तुम ये देख रहे हो कि ये मार्कर को मैंने एज ए वायर समझा रही हूँ, तो मार्कर का इसका एरिया, इसका रेडियस क्या है? ज़्यादा है, तो इसका एरिया भी क्या होगा? ज़्यादा। अगर आप अपने घरों में देखो जो कंडक्टिंग वायर्स होती है, जो हमारी कॉपर की वायर्स होती है, जो चार्जर की वायर्स होती है, कितनी पतली होती है, तो उसका रेडियस क्या है? कम। रेडियस कम है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या हो गया? कम हो गया। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
R is inversely proportional to area of cross section. अब इस चीज को समझते हैं. देखो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इसका मतलब अगर एरिया ज्यादा है यानी कि मोटा वायर है तो रेजिस्टेंस क्या हो गया? कम. ठीक है, अगर एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, और अगर रेजिस्टेंस कम बच्चों तो करंट क्या होगी? ज्यादा, क्योंकि रुकावट नहीं आ रही करंट को फ्लो होने में. तो रुकावट कम तो करंट ज्यादा फ्लो करे. एक चीज तो हमने ये देखी. ये भी इसको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने जा रहे हैं. अब बात करते हैं, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, ये नीचे की एरो मतलब कम है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ज्यादा. ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम यानी वायर क्या है? पतला वायर है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा. रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट क्या बहेगी? कम बहेगी. करंट क्या बहेगी? कम बहेगी, इतनी ज्यादा नहीं होगी. अब एक चीज को आप नोट डाउन करो, ध्यान से सुनो. जो आपके घरों में कंडक्टिंग वायर्स लगी होती है, जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी का जो वायरिंग होती है, उसमें हम कॉपर वायर यूज करते हैं. कॉपर वायर का जो थिकनेस होती है वो कम होती है, बहुत पतली वायर्स यूज करते हैं, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हुआ? कम हुआ. तो रेजिस्टेंस क्या है? ज्यादा. तो करंट फ्लो क्या है? कम, यानी बहुत ज्यादा अमाउंट में करंट फ्लो नहीं होता. अब आ जाइए आप हाई टेंशन वायर की तरफ. जो घरों के बाहर जो हमारे हाई टेंशन वायर्स गुजरते हैं, अगर आप उन वायर की मोटाई या उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को हमारे घरों की जो वायरिंग हुई है उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से कंपेयर करो तो बहुत मोटे होते हैं, तो उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? ज्यादा है. तो रेजिस्टेंस क्या हो गया? कम. रेजिस्टेंस कम हो गया तो उनके अंदर करंट भी क्या बह रही है? बहुत ज्यादा अमाउंट में करंट बह रही है. ठीक है, तो ये कुछ हमने देखा रेजिस्टेंस का इफेक्ट ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए. चलिए, तो रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो करंट क्या बहेगी? कम बहेगी. और रेजिस्टेंस अगर कम है तो करंट क्या बहेगी? ज्यादा बहेगी. ये दो तो ये थे. तीसरा और इसके ऊपर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है ऑन द टेम्परेचर. तीसरा जो फैक्टर है वो टेम्परेचर पर. रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है. प्योर मेटल्स का, जो प्योर मेटल्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल्स increases on increasing temperature. ठीक है, प्योर मेटल्स हो गए, जैसे कॉपर हो गया और आपका सिल्वर हो गया, ये प्योर मेटल्स है, कंडक्टर्स हैं. इनमें से जब इनका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा. बट जो कुछ एलॉयज होते हैं बेटा, एलॉयज यानी मिक्सचर, सॉल्यूशंस ऑफ मेटल्स, जैसे नाइक्रोम है ना, मैग्नेनिन है, कॉन्स्टेंटिन है, ये एलॉयज का इतना ज़्यादा असर नहीं होता टेम्परेचर के ऊपर. एलॉयज के रेजिस्टेंस जो है बहुत स्लाइटली इंक्रीज करते हैं. स्लाइटली इंक्रीजेस रेजिस्टेंस ऑन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. स्लाइटली इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस हल्का सा बढ़ेगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, एक तो हमने ये देखा. लेकिन प्योर मेटल का रेजिस्टेंस क्या होता है? वो बढ़ जाता है. चौथा जो है वो है नेचर ऑफ द मटेरियल. ऑब्वियस सी बात है, नेचर ऑफ मटेरियल पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. अब जो कंडक्टर्स हैं उनका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम, तभी तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है. रेजिस्टेंस कम तो करंट क्या? ज़्यादा. लेकिन कुछ जो ये इंसुलेटर्स है उनका रेजिस्टेंस तो मैक्सिमम हो जाएगा क्योंकि उनमें से करंट नहीं बहेगी. तो नेचर ऑफ मटेरियल पर भी जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है. कंडक्टर्स जो है उनका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा. कंडक्टर्स रेजिस्टेंस इज लो, तभी तो उसमें से करंट जो है वो फ्लो कर पाती है. ठीक है बच्चों, ये हमने देखा
फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। अगर हम इसको एक तरीके से फॉर्मलाइज करें तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। और A हम कैसे निकालते हैं, पाई R स्क्वायर के फॉर्मूला से निकालते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम लेंगे रेजिस्टिविटी।